इस नेचर में अगर हम बात करें तो बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें, एक प्लांट है और प्लांट अपना जो फूड प्रिपेयर करता है तो जल धरती से लेता है, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट लेता है, और सनलाइट लेने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन इस संसार में हर जगह, इस नेचर के अंदर हर जगह पर हो रहा है। कहीं छोटा हो रहा है तो कहीं बड़ा हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। अगर हम बात करें कि एलिमेंट जो होती है, तो एलिमेंट का जो सबसे छोटा सा छोटा रूप होता है, जो अनडिवाइडेड पार्टिकल होता है, उसको हम बोलते हैं एटम। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके लिए ये एटम ही है जो जिम्मेदार होता है। ये एटम ही होता है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। अगर हम बात करें एक कंपाउंड, जब बहुत सारे छोटे छोटे, मान लीजिए ये छोटे छोटे एटम हैं, जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कंपाउंड केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता। केमिकल रिएक्शन में ये भाग नहीं लेता है, जबकि केमिकल रिएक्शन में ये जो होता है, ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ये एटम जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब तक हमने केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स को खोज करके रखे हुए हैं और उनके बहुत सारे एटम्स भी हैं। तो अगर ये एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, तो इस दुनिया में क्या होता है कि हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करनी चाहती है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये एक माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर एक गेंद है, तो ये गेंद यहाँ पर स्टेबल नहीं रहेगी क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ये यहाँ से मूव करते हुए जब तक ये ग्राउंड पर नहीं चले जाएगी तब तक ये स्टेबल नहीं होगी। तो उसी तरह से एटम जो होती है उसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, तो वो एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो उसको एग्जिस्ट करने के लिए या तो कंपाउंड फॉर्म करने होते हैं। कंपाउंड कैसे बनती है, तो जब दो मतलब एटम होते हैं, जब एक ही टाइप के एटम मिल जाते हैं, एक या डिफरेंट टाइप के एटम मिलते हैं तो कंपाउंड बनती है। तो इस कंपाउंड के फॉर्म में एटम एग्जिस्ट करती है। अगर हम देखें वैलेंस सेल क्या होती है, वैलेंस सेल हमने पढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 8 होती है। तो वैलेंस सेल जो होती है K, L, M और N, तो इसके अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर 2 और यहाँ 6। तो ये होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये कहता है कि ये स्टेबल होने के लिए एक कंडीशन होती है जिसके बिहाफ पर हम ये कहते हैं कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशन हुई। ऑब्जर्वेशन के बाद हमें पता चला कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन खुद को स्टेबल करता है, कैसे एटम अपने आप को स्टेबल करता है। तो उसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो आइए हम देखते हैं ऑक्टेट रूल क्या होती है।
तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जब एटम जो ये वैलेंस सेल है जब ये 2 का फॉर्मेशन कर ले या 8 का फॉर्मेशन कर लेती है तो वो जो एटम होती है वो स्टेबल हो जाती है। ठीक है, ये मतलब कि कैसे भी करें, जैसे अगर हम बात करें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो डुप्लेक्स फॉर्मेशन या ऑक्टेट फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर जैसे अगर हम बात करें इनर्ट गैस की, इनर्ट गैस कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन एंड रेडॉन। तो ये जितने एलिमेंट्स होते हैं ये फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये हीलियम होता है ये डुप्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और बाकी जितने भी होते हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। और ऑक्टेट रूल क्या होती है? ऑक्टेट रूल होती है द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म डुप्लेक्स और ऑक्टेट बाय ट्रांसफरिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कहता है ऑक्टेट रूल कि अगर मान लीजिए कि एटम है तो एटम को स्टेबल होने के लिए उसे अपने वैलेंस सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन रखने होंगे। तो एटम की जो कैपेसिटी होती है डुप्लेक्स या ऑक्टेट फॉर्मेशन की उसी को बोलते हैं हम ऑक्टेट रूल। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है कि या तो उसका ऑक्टेट फॉर्म में हो या डुप्लेक्स फॉर्म में हो। जैसे अगर बात करें तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जो है ये अपने ऑक्टेट या डुप्लेक्स फॉर्म में होते हैं जिसके कारण वो फ्रीली एग्जिस्ट कर जाते हैं नेचर के अंदर। लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो डुप्लेक्स या ऑक्टेट फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब वो डुप्लेक्स या ऑक्टेट नहीं फॉर्म कर सकते हैं तो उनको स्टेबल होने के लिए कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होता है। कंपाउंड फॉर्म करने के लिए उनको एक या एक से अधिक एटम और सेम टाइप के एटम या डिफरेंट टाइप के एटम को कंबाइन करके रखना होता है। तो जब 2 एटम आपस में मिलते हैं तो उनके बीच जो फॉर्मेशन होता है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से या ट्रांसफ़र करने से। और इसी बॉन्ड फॉर्मेशन को हम बोलते हैं, ये जो बॉन्ड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। To combine 2 or more atom with each other by sharing or transferring of electron। मतलब 2 या 2 से अधिक एटम को एक साथ कंबाइन करने के लिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन है होती है
तो इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? केमिकल बॉन्ड मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम बात करने वाले हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है। तो आयनिक बॉन्ड जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होती है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की बहुत कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर पाते हैं, या ऐसा बोल लें कि जब दो एटम के बीच में सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो दो एटम मिलकर एक दूसरे के साथ शेयरिंग में जो बनाते हैं बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि जब दो एटम्स होते हैं उनके बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो इस टाइप का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जैसे अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, जैसे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की, क्लोरीन की होती है, और इसी ऑर्डर में होता है। बाकी ये मेनली ये होते हैं, ठीक है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, दो एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तब इस टाइप का बॉन्ड बनता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस है अगर वो कम होती है तो उस टाइम में जो बॉन्ड बनती है उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो जैसे अगर देखें हम CH4, तो CH4 जो फॉर्मेशन करता है वो करता है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, तो ये 2 होते हैं और यहाँ पर 4 होते हैं, यानी कि वैलेंसी जो होती है लास्ट आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे कार्बन है तो इसके पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं, हाइड्रोजन 1 होते हैं, हाइड्रोजन 1 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। तो इस तरीके से ये फॉर्म करता है। तो इस तरीके से बनती है कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम बात करें आयनिक बॉन्ड के बारे में, थोड़ा और डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर H++Cl- है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे, अगर बात करें एक बहुत सारा, मान लो कि एटम का ये बहुत सारा कंटेनर टाइप का है, इसमें बहुत सारे H+Cl-, 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 ठीक है।
तो ये तो एक एटम के अंदर थोड़ा सा हुआ, तो उसके अंदर जब एक एलिमेंट होता है तो उसके अंदर बहुत सारे एटम होते हैं, जिसके अंदर H प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो इसको हम, ये जो है एक तरह का क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये देखिए H जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है उसको हम बोलते हैं केटायन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको हम बोलते हैं एनायन। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका केटायन और ये हो जाता है आपका एनायन। अब जब बहुत सारे केटायन होते हैं, एनायन होते हैं, केटायन होते हैं, एनायन होते हैं, केटायन एनायन होते हैं, तो केटायन और एनायन के बीच में क्या होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो ये केटायन एनायन और ये वाला एनायन है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। उसी तरह से ये वाला केटायन जो है और ये वाला जो केटायन है एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो जो केटायन और एनायन के बीच में जो रिपल्सन होती है, वो केटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके कंपेयर में कम होता है। तो इससे क्या होता है कि एक तरह से ये केटायन वाला भाग बन जाता है और ये एनायन वाला भाग बन जाता है। ठीक है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो रिपल्सन के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होती है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो हेल्ड करके रखती है, और इस तरीके से जो बनता है क्रिस्टल, उसको आयनिक क्रिस्टल बोला जाता है, और इस तरीके से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म होता है केटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसमें ऐसा नहीं होता है कि कोई बीच में रस्सी जैसा कुछ ऐसे एग्जिस्ट करे, नहीं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये केटायन है, ठीक है, और ये होता है आपका एनायन। ये मान लीजिए केटायन है और ये होता है एनायन। तो बीच में जो केटायन है और ये एनायन होता है। ठीक है, तो ये जो एनायन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो केटायन और एनायन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। केटायन और एनायन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से ये एनायन जो होता है थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये केटायन है तो थोड़ा सा एनायन इस तरीके से ऐसे शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऐसे शिफ्ट होता है तो बगल का जो एटम होते हैं उनके साथ जा कर के ये मिक्स हो जाता है ऐसे, और इस तरीके से जो बॉन्ड बन जाता है, इस तरीके से जो दो से आपस में जो शेयरिंग हो जाती है, उसी की वजह से ये बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल अब आगे शुरू करेंगे।